जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान, माको प्यारो हिंदुस्तान। भैया कहे छे कि सच हमेशा कहीं छे कड़वो होवे छे, सच की राह हमेशा कठिन ही होवे छे। भाई क्यों ऐसा होवे छे कि मतलब सच बोलबो जत्तो मतलब कठिन होवे छे, झूठ बोलबो तो ही आसान होवे छे। पण शुरुआत कहीं भी हो, अंत में जीत हमेशा कहीं छे सच की होवे छे। पण कुछ लोग ऐसा भी होवे छे जो परिणाम की चिंता किया बगैर हमेशा सत्य की राह पर चाले छे, सच को दामन कदे ही न छोड़े। पर उनको परिणाम भी जो है हमेशा सफल ही होवे छे, चाहे वो आपा कहवा के आत्मसंतुष्टि के रूप में हो, या कोई का आशीर्वाद के रूप में हो, या लोगों की दुआओं के रूप में हो। तो आज ऐसा ही बिल्कुल व्यक्तित्व का धनी आपने पावना अंडे पधारिया छे, तो बी से आपकी जान पहचान भी कराऊला। पण कहीं छे वो जो पावना छे वो आपकी लगन, मेहनत और आपके विश्वास के साथ दुनिया में पूरा राजस्थान में बनायो छे आपनो एक नाम, और आप सब दिल से करा छा वहाँ को सम्मान। पर उनसे पहले कहीं बोला छा जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान, माको प्यारो हिंदुस्तान। क्यों भैया जी? बिल्कुल ठीक बात है जी। और मारो प्यारो जो हिंदुस्तान की मैं बात करा छा, तो भी के मायने थे सच की बात कहा, मैंने याद आगू राजा हरिश्चंद्र की बात। हाँ। राजा हरिश्चंद्र ने सत्यवादी कहो, और फिर पाछे बाको जीवन आपा देखा तो पतो लागे कि कतरा कष्ट आया जीवन के मायने। हाँ। लेकिन फिर भी आप भारत की माटी की खुशबू ऐसी है कि अठे संस्कारा की बात है, अठे जो जीवन है वो आज भी केवल खुद आटे कौन जीवे। वो सोचे कि आपा तो आपनो पेट तो क्या ही भर ले। हाँ। पर अपने अलावा अपने आसपास का जीव जिनावर आटे भी सोचा कि हाँ। देश समाज आटे भी आपा करा, तो अयान को आपनो प्यारो हिंदुस्तान, प्यारो राजस्थान। और ये अलबेलो राजस्थान खास कार्यक्रम में यह है मारी प्यारी बड़ी जीजी मारी अनीता जी प्रधान। बिल्कुल। और आज हम का भाया जी विवेकानंद शर्मा जी आवना आया है, बाको परिचय करावा, पण बी का पहली आप हाँ कुछ फोटोग्राफ्स दिखावा दर्शक ने। अच्छा। कि बे फोटो देखकर पहचान जाए कि तो फिर तो दर्शक आप ही पहचान जाएगा। हाँ, तो बिल्कुल एक बार फोटो दिखावा आप। हाँ चालो तो देखा जी। तो जीजी देख लिया थे फोटो देखवा सो मन लागे से अपना दर्शक भी जो है पहचान का मिला। और अब वो जो फोटो आप देखा है कई तरह की फोटो छी, प्रधानमंत्री जी के साथ भी फोटो छी, अपना राज्यपाल के साथ भी फोटो छी, महामहिम राज्यपाल जी के साथ भी छी। और एक खास बात और बताऊं था ना कि जो फोटो देखी मैं भी मैं एक जगह ऊपर न लिखेड़ो छो कोई खेल प्रतियोगिता को शुभारंभ, और भी मैं लिखेड़ो छो सिरसा। अच्छा। अब सिरसा तो हरियाणा में है। हाँ। तो मैं दर्शकों ने परिचय करवावा कि आज हमारा स्टूडियो में पधारे छी कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता डॉक्टर सतीश पूनिया जी। ये आपने भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में अध्यक्ष रहा जी, और ई टाइम पर जो है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश प्रभारी जी, युवा मोर्चा में भी अध्यक्ष रहोड़ा जी। हाँ। और 4 बार भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान का महामंत्री रहोड़ा जी, अलग अलग अध्यक्षों के साथ काम करया और फिर खुद अध्यक्ष बनया। तो ये प्रोग्राम में सतीश पूनिया जी बहुत बहुत स्वागत आपको। राम राम बहुत बहुत आपका स्वागत अलबेलो राजस्थान में। कुल मिलाकर अगर छोटा शब्द में कहें तो गागर में सागर छे। हाँ बिल्कुल भाई है। और फिर पाछे जहाँ थी बात शुरू करी सत्य की, संघर्ष की। हाँ। तो मैं जब आपको वो पूरा देख रहे हो अभी राजनीतिक यात्रा जीवन परिचय वो सारों में देखो, मैंने लगे कि कॉलेज का टाइम से ही जो है वो काम करबो शुरू करया, एबीवीपी में साथ में जुड़या, फिर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में कई सारा काम करया। और फिर करता करता पार्टी जो आ देखे कि भाई कौन आदमी कतरो काम करे, कतरो लोग में जाए आवे घुले मिले, तो आने तो सारा राजस्थान का बीजेपी का कार्यकर्ता तो भाई साहब ही बोलबो करे है। तो सबसे पहली सतीश पूनिया जी यो जानबो चाहा कि टाइम पर जया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस पर जो है वो सेवा पखवाड़ो शुरू हुआ है, और महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस तक वो चाल सी 2 अक्टूबर तक। तो क्या वो चाहो थे सेवा पखवाड़ा पर कहीं थारो विचार? देखो सबसे पहले तो मैं कहबो चाहूँ छू कि
प्रधानमंत्री जी को यह बात के लिए अभिनंदन करूँ છું કે ભાઈ રાજનીતિ કેવલ નારા की नहीं સરોકારા की भी હોય છે। પ્રધાનમંત્રી जी पूरे देश ने पार्टी के कार्यकर्ताओं राम लोगान भी संदेश दियो છે। आपने अटे राजनीति को मतलब समझे છે चुनाव या वोट। प्रधानमंत्री जी अभिनंदन का पात्र है कि भाई आपका जन्मदिन ने कहो कि मारो महिमा मंडन मत करो, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता बाने सरोकारा से जोड़ो। या मैं एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण को भी काम वेलो, रक्तदान को, साफ सफाई को और अनेक समाज से जुड़ेड़ा काम, दिव्यांगा को सम्मान, प्रबुद्धजना को सम्मेलन, तो आम आदमी से जुड़ेड़ा जता एम सरोकार है वहाँ को काम यह सेवा पखवाड़ा में बोलो। 17 सितंबर ने प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन छो पूरे देश मनायो, लेकिन कोई केक काटबो, मिठाई बांटबो यहाँ के अलावा बे जकी चीज़ कही तो 17 सितंबर शू 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी की जयंती। तो मैं समझूँ छूँ कि राजनीति के अलावा भी समाज ने और समाज नीति से जोड़नो यो सेवा पखवाड़ो काम है। अभी में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट योजना मन लागी वो है मतलब जी की जरूरत भी है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जी। वो बहन जी एक अलग योजना है। 25 सितंबर दीनदयाल जी को जन्मदिन है और 25 सितंबर शू 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी को जन्मदिन। हाँ। तो यो पूरो जो 25 सितंबर शू 25 दिसंबर तक आत्मनिर्भर भारत और लारले दिना लोग देखियो कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत के बनेड़ा हथियार ही काम में लिया गया अधिकांश। तो सुई से लेके और हवाई जहाज तक जो भारत को बन गया। और पहले लोकल मानता खादी, पर अब तो भारत और भी आगे बढ़ गयो वहाँ चीज़, हम लकड़ी का खिलौना एक्सपोर्ट करा और भी। हाँ। तो प्रधानमंत्री जी को एक ख्याल है कि देश की आर्थिक व्यवस्था ने मजबूत करवा के लिए देश ने आत्मनिर्भर होना चाहिए। और कोरोना के काल में तो चीज़ को बड़ो उपयोग हो, तो वो एक अलग पूर्व अभियान है आत्मनिर्भर संकल्प, आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान। हाँ। तो वो भी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से शुरू हुई। हाँ। अभी सेवा मतलब खुद ही बना लियो। हाँ। बाहर से कहीं मंगावा की जरूरत ही कौन पड़े। हाँ। आपने सब चीजें बना ली। और पहले तो गांव-गांव में आपने बनाता भी जी सब है ना, कुमार आपको काम करता, लुहार आपको करता, बढ़ई आपको काम करता और सारी चीजें बनाता। और अब जो है ये पूरी दुनिया ने जो है एक ही गाँव की जहाँ बात कर, ग्लोबल मार्केट की जो बात करी भी में फिर कई बार दिक्कत अब लग जाए, तो आप है ना अपनी चीज तो आनी चाहिए बनाबो। अब आज जानबो चाहत था रसूं कि राजस्थान में तो यहाँ थे अठे जन्मिया अठे काम करया, खूब पार्टी को भी काम करया। अब पार्टी जो है थाने हरियाणा की जिम्मेदारी दे दी, तो हरियाणा में भी जो है सेवा पखवाड़ो मनाया जा रहा है, पूरा देश में ही मनाया जा रहा है। हाँ। तो कहीं कोई अलग अलग जो है राज्य में कोई स्पेसिफिक बातें भी कोई ऐसी है कि या फिर सब में ही भाई पौधारोपण का बढ़िया काम हो रहा है, रक्तदान का काम हो रहा है, सरकार की योजना की बात है, या फिर कोई अलग अलग एक एक राज्य जो है वे भी आपको कोई अलग से कोई विशेष काम कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि मारो जो देश है वो जो कहो जाए कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, विभिन्नता में एकता भारत की विशेषता। तो कश्मीर शू कन्याकुमारी तक और अटक शू कटक तक भारत की संस्कृति बा मने लागे दुनिया में अद्भुत है। अलग बोली, खान पान, भाषा, वेशभूषा, संस्कृति, इतिहास, विरासत। तो राजस्थान की जहाँ रंग रंगीली संस्कृति है और हर एरिया की अलग, हाड़ौती में आपने बोली अलग मिलेगी, खान पान अलग मिलेगा, मेवाड़ में, मारवाड़ में, ढूंढाड़ में, हर जगह, शेखावाटी में, बीकाना में। तो बई तरीके से राजस्थान और हरियाणा की यहाँ तो खैर बहुत नज़दीक को प्रदेश है तो बहुत चीज़ें मिले भी हैं, पर कई चीज़ें अलग भी हैं। और अलग हुआ में पूरे अभियान में कुछ बातें तो बहुत लगभग एक समान ही है, लेकिन कुछ बातें ऐसी है कि जगह में नवाचार करया पार्टी भी। तो जबकि सामान्य चीज़ें हैं, पेड़ लगानो, रक्तदान करनो, स्वच्छता को, लेकिन कई लोग एक अंदर नवाचार करो, इनोवेशन करो। तो जी हाँ, मान लो नवरात्रा के दौरान मैंने आत्मनिर्भर से किया जोड़ा, कोई एग्जीबिशन लगाई, यहीं जो सेवा पखवाड़ा में से किया जोड़ा। तो नवरात्रा के दौरान भी अलग अलग तरीके से, बाकी झांकियाँ के दौरान या भजना के अंदर या कोई न कोई तरीके से वह इवन में जो जकी जानकारी मिली है कि रामलीला से भी बन जोड़ दियो, कटी गरबा हो रही हो तो वैसे भी जोड़ दियो आत्मनिर्भर भारत ने। हाँ। या सेवा से जुड़े कोई काम ने। हाँ। तो यो नवाचार तो करे, कुछ साम्यता भी है और कुछ अलग अलग तरीके से लोग आपको और इनोवेशन भी करो, नवाचार भी करो। हाँ। और कोई भी फील्ड में जावे आप तो चुनौतियां तो हो गई है, और लोग कहीं से कंगूरा ने देख खुश हो जाए, नींव की ईंट की तो कोई बात ही कौन करें। वो है आपकी बात करें,
एक अपने चुरू के एक गांव के किसान परिवार में आपका जन्म हुआ, वहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र, आपके राजनीति में आने तक का सफ़र काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा होगा, इसमें कोई मतलब डाउट वाली कोई बात ही नहीं। सर उस बारे में कुछ बताएं। देखिए, गांव के किसी सामान्य परिवेश के एक विद्यार्थी को जो शहर में आता है उसको जो तकलीफ़ें होती हैं, क्योंकि बहुत मिडिल लोअर मिडिल खेती किसानी वाला परिवार और बड़े सपने लेके बच्चा कोई शहर में आ जाए, तो मैं जब जयपुर में उतरा तो मेरे को बड़ी घबराहट सी हुई, भीड़ थी, पहली बार शहर में आया था। तो दूसरी इच्छा तो ये हुई कि ट्रेन में बैठ के वापस गांव चला जाऊं। पर मुझे लगता है कि शहर ने भी मुझे बहुत चुनौतियों के बाद अपना भी लिया। शुरुआती दौर मेरा बहुत संकट में था, कुछ पारिवारिक, कुछ मेरी इस तरीके की स्थितियां थी कि जिसमें मुझे बहुत संकट हुआ। लेकिन उसके बाद मेरा जो वास्ता है, क्योंकि दुनिया विचारों से चलती है और एक उत्कृष्ट विचार पूरे देश में राष्ट्रवाद का विचार आज जिसकी चर्चा होती है, तो वैसे ही विद्यार्थियों का संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जी। तो मुझे सबसे पहली जो मेरी ईश्वर, माता पिता और गुरुजनों के बाद जो आशीर्वाद और जो पाठशाला थी वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद थी, ABVP। मेरे जीवन में आज मैं जहाँ खड़ा हूँ, मुझे जो भी सीखने को मिला, समझने को मिला, जो इज्जत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा मिली, उसका कोई एक कारक है तो विद्यार्थी परिषद है। और उसी से फिर छात्र राजनीति से जुड़ा, छात्र आंदोलन से जुड़ा। वो दौर भी लगभग आंदोलन का ही था, क्योंकि देश के लोकतंत्र की एक खूबी है कि सत्ता है तो उसके साथ सामने विपक्ष भी है, तो एक मजबूत विपक्ष लोकतंत्र की ताकत होता है। तो उस समय जो राष्ट्रवाद का विचार था विपक्ष में था, लेकिन उस दौर में बहुत पुराने लोगों ने तो आपातकाल के संघर्ष देखा, और उसके बाद में हमने बोफोर्स और उससे लेके तमाम लोगों ने आपातकाल के बाद जो जितनी घटनाक्रम हुआ, तो अलग अलग फेजेज में हमने वो चीज़ें देखी, तो मुझे सीखने का अवसर मिला। तो मैं कुल मिलाकर निष्कर्ष रूप में कहूँ तो मैं उस छात्र आंदोलन की ही उपज हूँ जिसे मुझे विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन का साथ मिला। पर आपका बचपन ना आपने कुछ ना कुछ सीख जरूर देवे छे। जरूर। जहाँ सर को जन्म जो किसान परिवार में हुआ, तो वो माटी से जुड़ाव, बिल्कुल माटी में आपन लोगा से बीच में जाबो, वहाँ की समस्या ने सुनबो, वहाँ को समाधान करबो, और वो जो आत्मविश्वास होवे छे एक किसान को, अपना अन्नदाताओं को कि जी तोड़ मेहनत कर तो फसल बोई, और फिर पूरो विश्वास है कि फसल तो इस बार चोखी हुई। तो वो जो सारी चीजें वो आपकी पर्सनैलिटी में झलकती हैं। बिल्कुल ठीक बात है, वह तो सारी चीज़ें झलकई है, और साथ ही साथ जी हिसाब से काम करया। ABVP की बात बार करया, अभी के पास भारतीय जनता पार्टी को जो युवा मोर्चो है बी में प्रदेश अध्यक्ष रहा, और मैंने याद आवे कि बी टाइम पर जो है एक बड़ी यात्रा निकाली है अजमेर से ले और भरतपुर तक। और बिना आप इस हिसाब से भी जोड़ देख सका कि पृथ्वीराज चौहान से जो है बीके बठाका कर्म भूमि से ले और महाराजा सूरजमल जी की कर्म भूमि तक अठा तक की जो यात्रा रही। तो सतीश थार से जानवो चाहवा कि बा जो यात्रा निकली यार जी टाइम पर युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, कई अनुभव रहे और आज भी कोई स्मृति भी की याद आवी जी की कई कतरो संघर्ष रहे और कतरो वो सर के नाम से जानी जावे छे यात्रा। बिल्कुल बिल्कुल कहीं से कि यो थाको मंच तो नॉन पॉलिटिकल, गैर राजनीतिक, लेकिन मैं जो की बातें कहूँगा वो राजनीति के अंदर जो की सामाजिक चीज़ें जुड़ी है वहीं पर अपनी बात करूँगा, क्योंकि जो को मैं कह चुका हूँ कि प्रधानमंत्री जी खुद जन सरोकारों की बात करें तो एक अद्भुत अनुभव हो। हमारी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कौन बनी, मैं विपक्ष में चला गया, और केंद्र को भी निर्देश हो जगह बराबर पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ब दौर में परमाणु को परीक्षण करो पोखरण में। तो मैं चीज़ा ने कई चीज़ा से जोड़ी जबकि युवा जागरण पद यात्रा ही आ केवल राजनीतिक यात्रा को नहीं, एम सामाजिक सरोकारों को भी समावेश हो। तो मैं पोखरण की माटी घर घर बांटी, अच्छा, और पेड़ लगाबा को काम करो, रक्तदान को काम करो, समरसता को काम करो। जी आप बतायो जाति बिरादरियां को कोई अहंकार अभिमान ने लेके संघर्ष हुए। तो महाराजा सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो राजपूत वंश हुआ, वो महाराजा सूरजमल किसान और जाट परिवार हुआ। तो प्रदेश में बड़ी कौमा के बीच में सामाजिक समरसता बनी रहेगी तो दूसरी बिरादरियां भी एक ताकत मिलेगी, और मैं एक परिवार और कुटुंब की तरह काम करांगा। सही बात। तो जबकि युवा जागरण पद यात्रा ही बा मेरे जीवन को आज तक को अद्भुत अनुभव हो, और बा वास्तव में मैंने आत्मविश्वास भी दियो, ताकत भी दी, और मैं एक उदाहरण पेश कर पाया कि राजनीति में केवल वोट और चुनाव नहीं,
मैं के अलावा भी मैं राजनीति के जरिए दूसरों काम कर सका। तो 550 किलोमीटर की 25 दिन की और भीषण गर्मी के अंदर यात्रा, यानी मार्च अप्रैल को महीनों। अरे बाबा, हाँ। तो बड़ो अद्भुत अनुभव हो, मतलब बा स्मृति कदे धूमिल हो ही कौन सके। और मजे की बात यह है कि जब मैं शुरुआत में बहन जी मैं जब बड़े नेताओं को प्रोग्राम लेने गए तो वह भी मैंने थोड़ा सो यहाँ कहो भाई अब तो माहौल ही को नहीं, कोई आवे ही कौन को। लेकिन आपने ताजुब हुआ को जहाँ जहाँ शुरुआत हुई तो बाद में तो सगड़ा नेता भी आया और पब्लिक को इतना आशीर्वाद मिलो। अजमेर की जकी यात्रा ही पूरे शहर में जकी निकली, मैं बितनी क्राउड, बितनी भीड़ और बितनो समर्थन आज तक कौन देखो। और मैं सफल भी होया, नई लीडरशिप तैयार हुई, बहुत नौजवान जुड़िया, अलग अलग नवयुग मंडल का लोग, और बहुत मतलब अद्भुत ही बात हो, मतलब एक अलग तरीके को वाही जी अनुभव हो। तो बीटीएम पर जो यात्रा में साथ रहा था भाई ला, वे भी कई सारा फिर राजनीति में अलग अलग जगह अलग अलग पदा पर भी पूछा होसी, अलग अलग जिम्मेदारी भी मिली होसी, तो नई लीडरशिप भी यात्रा से तैयार हुई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो कहवे चाहे भाया मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की ओर, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। बिल्कुल। तो वो दोस्ती जो होती है, वो जो ग्रुप होता है अपना, वो चाहे हम कॉलेज की बात कर लें, चाहे हम अपने स्कूल की बातें करें, बचपन का और युवाओं का वो जो टाइम होता है। सर, आप इतने यूथ संगठन से जुड़े रहे हमेशा, और हमेशा एक मोटिवेशन लोगों के लिए बने रहे, एक प्रेरणा आप हैं युवाओं के लिए। तो वो लोग जो बच्चे हैं या युवा हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तैयारी से आएँ? अक्सर क्या होता है, हम हारते हैं और बैठ जाते हैं डर कर या थक कर, तो किस तरीके का आप उनको बताना चाहेंगे बात की? देखिए, राजनीति के बारे में एक विरोधाभास है राजनीति और शासन व्यवस्था के बारे में, कि ये भी मानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र से उपजी शासन प्रणाली वो हिंदुस्तान में बेहतरीन है। लोग उस पर चुनाव के वक्त भरोसा भी करते हैं, वोट देते हैं, और आजकल तो मतदान प्रतिशत भी बढ़ता जा रहा है, लोग मुद्दों को भी समझते हैं, सवाल जवाब भी करते हैं। तो हमारा लोकतंत्र धीरे धीरे परिपक्व हो रहा है। पूरा तरीके से हुआ मैं नहीं कह सकता, क्योंकि पर्दे के बाहर संस्कृति है, पर्दे के पीछे विकृति भी है। तो मैं ये दावा तो नहीं करता, लेकिन एक सबसे बड़ी अनूठी जो उपलब्धि है हिंदुस्तान की, वो है कि हमने इसको अक्षुण्ण रखा है। दुनिया के देशों में अलग अलग प्रयोग हुए, लेकिन 1952 के बाद हमने इसको प्रतिकूलता में भी लोकतंत्र को बिखरने नहीं दिया। सबसे बड़ी खूबी है। अब दिक्कत ये है कि वोट देने के बाद जब सरकारें लोगों की अपेक्षाएं पूरा नहीं करती हैं तो उनमें निराशा भी आती है, इसलिए हम लोग देखते हैं। पर अच्छी बात यह कि अराजकता कभी देश में नहीं हुई, यानी जो आपातकाल की बात कही, संघर्ष हुआ, बहुत अच्छे व्यवस्थित तरीके से सत्ता बदली भी, आंदोलन से ही बदली, अराजकता नहीं थी। यानी अक्षुण्ण लोकतंत्र की अक्षुण्णता और देश में अनुशासन, लोकतांत्रिक अनुशासन, ये अनूठी चीज़ है। जहाँ तक नौजवानों का सवाल है, कई बार मैं देखता हूं कि मैं कई बार बच्चों से बात करता हूं, नए बच्चे आते हैं तो पूछता हूं कि पॉलिटिक्स के बारे में क्या विचार है, तो कहते हैं आई हेट पॉलिटिक्स। फिर मैं उनको पूछता हूं क्यों? तो जब तर्क वितर्क होते हैं तो मैं फिर उनको बताता हूं, मैं नहीं, मेरे जैसे असंख्य लोग हैं जो पोजीशन पे, पद पे होते हुए न होते हुए भी, जिनके यहाँ पर हजारों लोग आते हैं और वो रिलीफ देते हैं। रात को 1 बजे किसी के यहाँ फ़ोन नहीं आता होगा, हमारे यहाँ आता है। वो कहता है खून चाहिए तो हम खून दिलवाते हैं। ये एक उदाहरण दिया मैंने। ऐसे बहुत सारे होंगे लोग जो सामाजिक तरीके से राजनेता लोग काम करते हैं। तो नौजवानों को मैं ये कहूँगा कि अपने पैरों पे खड़े हों। पहले आपने ध्यान दिया हो तो APJ अब्दुल कलाम साहब से भी किसी ने ऐसा सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, और इसलिए राजनीति को पेशा नहीं बनाएं। इतना जो मेरा अपना अनुभव है कि पहले अपने पैरों पे खड़े हों, आर्थिक रूप से वो संपन्न हो, ताकतवर हो, अपना व्यवसाय या अपना कोई भी चीज़ करें, और उसके बाद राजनीति में जो विचार ठीक लगता हो, जिस विचार से जुड़ना चाहें बेशक जाएं। लेकिन अच्छे पढ़े लिखे और नौजवानों की अभी भी आवश्यकता। और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने तो मैं साधुवाद दूंगा कि उन्होंने एक नया अभिनव काम किया है। उन्होंने कहा कि जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, जिनकी कोई विरासत नहीं है, कोई लीगेसी नहीं है, ऐसे 1 लाख यूथ लीडर तैयार करेंगे, और उस पर काम शुरू हो गया। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अपील करती है कि देश का प्रधानमंत्री कितनी छोटी छोटी चीज़ों को, और दुनिया में तो हम कहे जाते हैं कि हम युवा देश हैं, हम मतलब दुनिया के सबसे युवा देश हैं, कि जिसमें 25 से लेकर 35 उम्र की आबादी जो है वो लगभग 55 करोड़ है, यानी आधी के लगभग आबादी नौजवान है।
तो नौजवान जब राजनीति में आएगा, जो समझेगा, अच्छे IITians आ रहे हैं, अच्छे साइंटिस्ट आ रहे हैं, अच्छे डॉक्टर्स आ रहे हैं, CA आ रहे हैं, वकील आ रहे हैं, शिक्षा से बहुत लोग आते हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छे पढ़े लिखे लोग आएंगे तो देश को जिस बौद्धिक ताकत की जरूरत है वो और ज़्यादा मिलेगी, तो हम और ज़्यादा जल्दी से तरक्की कर पाएंगे, नीतियाँ अच्छी बनेंगी, लागू होंगी। निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि जो बात कही सतीश पूनिया जी ने कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बड़े मिशन पर जो काम कर रहे हैं, 1 लाख नए ऐसे युवाओं को राजनीति में आगे लाने का उनका स्वप्न है जिनकी कोई राजनीतिक विरासत नहीं है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा काम, एक नई लीडरशिप, नया विचार, नई उमंग, नई सोच, और उससे निश्चित रूप से देश आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ बात ये भी आई, संस्कृति की बात आई, विकृति की बात आई। मुझे लगता है कि कहीं पढ़ा कि व्यक्ति केवल खुद के लिए जीता है, ये प्रकृति है, लेकिन व्यक्ति औरों के लिए जीता है, ये संस्कृति है, और व्यक्ति खुद के लाभ के लिए औरों का नुकसान करने लगता है, ये विकृति है। तो प्रकृति, संस्कृति और विकृति, ये जो है, ये आज के युवाओं में भी इस बात को गहराई तक समझाने की आवश्यकता है, और उसको समझाने में मुझे लगता है कि जो सेवा पखवाड़ा है वो निश्चित रूप से बड़ी भूमिका निभा रहा है। सतीश जी, आपसे जानना ये चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने पर्यावरण संरक्षण वाली बात कही, आपने जो यात्रा निकाली उसमें भी पौधारोपण हुआ, आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी एक पेड़ माँ के नाम इस तरीके से अभियान चला रहे हैं, और सेवा पखवाड़े में भी जो है वो बड़ा काम पौधारोपण को लेकर लग रहा है। क्या लगता है कि जो वैश्विक संकट है पर्यावरण को लेकर, उसको मात देने के लिए किस तरह से जन भागीदारी बढ़ाई जा सकती है? देखिए, पिछले कुछ अरसों से प्रधानमंत्री जी के आगमन के बाद एक तो जैसे ऊर्जा है, उसमें आज भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अगवा लीडर बना है। हमारे यहाँ सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा, खासतौर पर राजस्थान तो मोटे तौर पे हब है ही, और संतुलन के लिए जितने ज़्यादा से जो चीज़ें, उसके कुछ चीज़ें जैसे मान लीजिए AC है, तो उसके लिए भी गाड़ियाँ हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ गए, उसके बाद पहले CNG आई, अब EV आ गई। तो पर्यावरण को हल करने के लिए पूरी दुनिया, संकट को हल करने के लिए पूरी दुनिया और चिंतित भी है, प्रयास भी लोग करते ही हैं। ये बात आपने ठीक कही कि सामाजिक भागीदारी जरूरी है। आज इतना जरूर कहा जा सकता है कि हम संतुष्टि की तरफ बढ़ रहे हैं, लोगों ने इस चीज़ को अपनाना शुरू किया, और अच्छी बात यह है कि दुनिया में जो पर्यावरण के बारे में जो लोग चिंता करते थे उसको हकीकत में बदलने का काम भारत ने किया, और भारत आज दुनिया के उन देशों में शुमार हो गया जो पर्यावरण के बारे में चिंतित भी और कुछ न कुछ करते हैं। जहाँ तक वृक्षारोपण है, ये मुझे लगता है कि सबसे अच्छा, सस्ता और सुलभ और आसानी से किया जाने वाला उपक्रम है। प्रधानमंत्री जी की अपील जो है, एक पेड़ माँ के नाम, मैं देख रहा हूँ, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, इसलिए हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें दिखावे के लिए भी होती हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि दिखावे के साथ साथ हो रही हैं। मान लीजिए प्रधानमंत्री जी ने कहा घर में कोई मांगलिक काम हुआ, जन्मदिवस हुआ, शादी की सालगिरह हुई, कोई बुजुर्ग है, उनकी स्मृति है, तो उनके स्मरण से ही एक पौधा लगाओ। तो मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में पेड़ लगे खड़े होते हैं। मैं एक दिन तो परेशान हो गया, यहाँ से मुझे जोधपुर जाना था और लोगों को पता लगा कि मैं निकल रहा हूँ, तो और कुछ नहीं तो पेड़ लेके ही खड़े थे, सड़क के किनारे लगा रहे हैं। एक स्कूल में बड़ा अद्भुत अनुभव हुआ। अच्छा। मुझे गांव के अंदर स्कूल के अंदर लेके गए, तो स्कूल बाहर से चारदीवारी दिख रही थी, अंदर जब गया तो पूरा स्कूल हरियाला था। तो मैंने पूछा भी ये कैसे चमत्कार किया, तो कहा एक शिक्षक है, एक शिक्षिका है, पति पत्नी है, यहाँ नौकरी करते हैं, उन्होंने मिशन बना के किया। तो ये जो अब जो एक पेड़ माँ के नाम है, तो पर्यावरण के संकट के लिए मुझे लगता है कि वृक्षारोपण एक सुलभ और अच्छा विकल्प है। और हम देखते हैं कि आपने देखा होगा कि आज से 10 साल पहले का राजस्थान और आज का राजस्थान, जिसमें ऊपर से आप देखेंगे तो आपको हरियाली नजर आएगी। बारिश भी हमारे यहाँ पहले से ज़्यादा बढ़ने लगी है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि पेड़ लगाना, इस सेवा पखवाड़े का तो खैर एक संदेश है ही, पर प्रधानमंत्री जी ने तो कहा, मैं एक अपने इसमें एक उदाहरण और जोड़ूंगा कि जब कोई बड़ा आदमी कोई काम करता है लोग उसका अनुसरण भी करते हैं। हमारे शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, अभी बहुत कृषि मंत्री हैं जी। मैं उनकी सोशल मीडिया पे दिनचर्या देखता हूँ। वो यदि विदेश में भी होते हैं तो भी लाजमी पेड़ लगाएंगे, देश में होते हैं तो रोज एक पेड़ लगाएंगे, रोज पेड़ लगाएंगे। हाँ। आज भी शिवराज सिंह जी को ट्रैक करोगे तो प्रतिदिन एक पेड़ आज भी वो शिद्दत से लगाते हैं, दिल्ली में, भोपाल में, जहां भी होंगे।
तो अद्भुत है, यानी उसको देख के प्रेरणा मिलती है उनको देख के। जी कतरी जोरदार बात बताई देखो थे कि शिवराज सिंह चौहान जी जो है बे रोजिना एक पेड़ लगावी। और एक बात खास बात आ लगी कि राजनीति में ही सतीश पूनिया जी पर फिर भी सीधी बात साफ बात है व्यावहारिक कि बहुत सा लोग दिखावा हटे ही चाहे पेड़ पौधा लगामी है ना, लेकिन भी को सकारात्मक पक्ष भी बताया कि चाहे थोड़ा बहुत लोग करता मिला फोटो खिंचा बाटे अखबार में नाम छपा बाटे, लेकिन फिर भी के सागे सागे बहुत सारा लोग वास्तव में भी काम वास्तव में करे भाई। अच्छा है देश का प्रधानमंत्री की सोच और प्रधानी देश को अशो हो लो तो देश तो आप ही तरक्की करे लो। वो कहे छे आज का जो युवा है कल देश का भविष्य बनेला और भविष्य के पौध को अगर अनुभवी हाथों से सींचा जाए तो कल को फलदार वृक्ष बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। केंद्र सरकार की इतनी योजनाएं चल रही हैं। सर अगर बात करें अल्पसंख्यक लोगों की तो अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या नई योजनाएं, क्या कुछ नए नवाचार हो रहे हैं? देखिए, एक तो जो मैंने अपने शुरुआती चर्चा में कहा कि जो भारत की विशेषता है उसमें हर जाति पंथ मजहब वो सब शामिल हैं। जो भारत में जन्म जिसने ले लिया, जो भारत में जीता है, जो भारत की गाता है, जो भारत की खाता है, वो सब भारतवंशी हैं, इसी धरती के वो हैं। अच्छी बात है कि वो लोकतंत्र के साथ हमने उस मजबूती को इस समरसता के साथ भी जिया है। अपवाद स्वरूप कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ फितरती लोग होते हैं जो इस तरीके की चीज़ें करते हैं, लेकिन आप क्रिकेट के मैदान से सेना का देखिए, उसमें हर तरीके के लोग हैं। उसमें अशफाकुल्ला खान से लेकर अब्दुल हमीद तक सभी लोग हैं जी। और मोहम्मद शमी से लेके और जहीर इकबाल तक हैं। तो एक खूबसूरती है और इसलिए भले ही उनको अल्पसंख्यक कहा गया, ये तो एक टाइटल है, किसी ने किसी जमाने में दिया होगा, पर हैं तो वो सब एक ही। वो हार्ड मास भी वैसा ही है, खून भी वैसा ही है, रहन सहन भी वैसा ही है, वो रीति रिवाज भी हम लोग वैसे ही करते हैं, वो इबादत पूजा कुछ भी करते होंगे, लेकिन और वो भी आज़ादी दुनिया में कहीं किसी देश में तो भारत में ही है। भारत में इतनी लिबर्टी, इतनी स्वतंत्रता। तो मुझे लगता है कि उस अनूठेपन में जो भारत के बाकी जो इस तरीके के पंथ मजहब के लोग हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी सहूलियत ये भारत सरकार की लोकतंत्र उनको देता है, संविधान देता है। हमारे महापुरुषों ने इसकी फिक्र करी। तो मुझे लगता है मदरसों के आधुनिकीकरण से लेके, कंप्यूटराइजेशन से लेके, और ख़ास तौर पर जितनी जो मोदी जी की नीतियां थी, मैं उदाहरण देता हूं कि शुरू में जब ये उज्ज्वला का आगमन हुआ था तो मैंने देखा कि जब हम उज्ज्वला के उद्घाटन के लिए जाते थे तो बुरके में बहुत सारी मुस्लिम बहनें लाइन लगा के आती थी। यानी उनको कितनी तकलीफ होती होगी और कितनी उत्सुकता और कितनी उत्कंठा थी उनमें उज्ज्वला को लेने के लिए। तो एक सामान्य मुस्लिम के घर में चूल्हा ठीक से जले, ये प्रधानमंत्री ने चिंता करी। अब मैं इलाज के लिए देखता हूँ कि इतनी सहूलियत इस तरीके से आयुष्मान के जरिए, मकान नहीं होता था, और महिलाओं के लिए या अल्पसंख्यकों के लिए, किसी को भी कह लें, लेकिन जो नीतियाँ थी जिसमें गरीब है तबका, खास तौर पर जिनमें अल्पसंख्यक तबका भी शामिल है, तो उसमें शौचालय की जो योजना थी, और ख़ास तौर पर सीधे सीधे महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ मिला, यानी उनकी सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान सब सुरक्षित रहा, आरोग्य। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। स्कॉलरशिप के नाते जो अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक, इनके लिए सरकार ने विशेष प्रावधान किए। एक हुनर के लिए मैं उस योजना का एकदम से नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन पर्टिकुलर अल्पसंख्यकों के लिए मुझे ध्यान है कि हमारे मुख्तार अब्बास नकवी जी मोदी जी की पहली सरकार में मंत्री होते थे। उन्होंने एक पहल की जो हाथ का हुनर, जिसमें हमारे ज़्यादातर अल्पसंख्यक कारीगर काम करते हैं, उसके लिए उनको सस्ता लोन और उसके बाद सब्सिडी और उसके बाद उनकी बिक्री, इस सब को फोकस किया। तो मुझे लगता है कि कोई एक योजना तक सीमित नहीं है। इस देश में जो देश में पैदा हो गया, वो चाहे गरीब है चाहे मध्यम वर्गीय है, उसको किसी न किसी योजना से उसको जोड़ा भी है। और ख़ास तौर पर मैं देखता हूँ कि मुस्लिम बच्चियाँ पढ़ लिख कर काबिल हों, इसके लिए भी कुछ योजनाएं चल रही हैं। और आप छोड़िए बाकी चीज़ें, कश्मीर पे चलिए। आज कश्मीर की पूरी फिजा बदल गई। जो खूबसूरती है, उस खूबसूरती में विकास जुड़ गया। किसने सोचा था कि जम्मू और श्रीनगर रेल से जुड़ जाएगा। और मुझे लगता है कि दुनिया में यदि किसी को अद्भुत नज़ारा देखना हो
तो सिर्फ उसको जम्मू से लेकर श्रीनगर की वंदे भारत की यात्रा कर लेनी चाहिए, उनको सब समझ में आ जाएगा। वाह, बहुत ही जोरदार बात बताया। और देखो जो बात कहा है अल्पसंख्यक हाटे जो योजना है जम्मू कश्मीर की बात है, तो मने याद आवे छे कि प्रधानमंत्री जी कई बार बोले, आपका भाषण में बोले कि सबको साथ, सबको विकास और सबको विश्वास। एक लाइन के अंदर ही सारी बात समझ में आ गई कि काई तो योजना और काई विजन और काई काम करनो है। आज जो है सबको साथ, सबको विकास और सबको विश्वास, इने मतलब सबने साथ लिए देश ने आगे बढ़ानो वो है। वसुधैव कुटुंबकम हाँ, भया आपा भाई बात कहवा था। आई। और सतीश जी थे जो है अभी सेवा पखवाड़ो चाल रहे है मोदी जी का जन्म दिवस पर जो शुरू है, कई जगह प्रदर्शनी लाग रही है। तो अठे जयपुर में भी कई जगह प्रदर्शनी लागी है। थारो भी जाबो हुई ओके, कई चीजें बा में प्रदर्शना में दिखाई गई है, खास तौर पर प्रधानमंत्री जी से। एक अच्छी बात तो आज है कि प्रधानमंत्री जी को जीवन मैं कही भी छी। अब रंडे जवाहर कला केंद्र में प्रदर्शनी चाल रही है और बा 25 तारीख तक चालेली, सवेरे 10 बजे शू शाम के 5 बजे तक। और स्कूलों का, कॉलेजा का बच्चा काफी देख बन आ रहे थे और कई और स्वैच्छिक संस्थान भी आ रहे थे। आपको भी जाबू हुए भी? मैं गयो बार 2 दिन पहले ही। अच्छा, खास बात यह थी कि यह बात समझ में आई कि एक तो प्रधानमंत्री जी को जो को जीवन है वह हमें दिखाई थे कि क्या वहाँ के पिताजी की चाय की टपरी थी और क्या वह चाय उन्हें बेचता स्टेशन पर। तो वडनगर को उन्हें दिखा रखे थे। अब तो वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल होगी वडनगर को रेलवे स्टेशन और प्रधानमंत्री जी को स्कूल और बाकी लाइब्रेरी। तो मजा की बात यह है कि यहाँ चीज ने देख के था का रोंगटा खड़ा हो जावला कि भारत को लोकतंत्र की तो मजबूत है कि एक सामान्य चाय बेच वालों देश को प्रधानमंत्री बन सके। या बड़ी बात है दुनिया के अंदर। और अंडे भी पहला विरासत से ही कोई राजा पैदा हो, तो आज तो वोट की पेटी से राजा पैदा हुआ है और वो जनता को राजा हुए। तो प्रधानमंत्री जी को जो जीवन है एक तो वो दिखाया हो। दूसरा, प्रधानमंत्री जी वो 11 वर्षा के अंदर जो देश में करे वहाँ की सारी चीज़ें वहाँ में दिखाई थे। जो सामान्य बात में कही आपने बहन जी कि जनधन लोगों का, सामान्य आदमियों का बैंक का खाता ही को नहीं होता। आज देश में 50 करोड़ से ऊपर आम आदमी को खातों खुल गयो। अब कोई कैसे कहते खाता छू कहीं बचे तो यहीं खुल जाते। यहीं कौन खुले? जीरो बैलेंस पर खातों खुलनो। और देश जो मजदूर को पीस होता है वो युवा को वहाँ का खाता में जमा हो जाते। आज दिल्ली वाला 1 रुपया भेजे तो 1 को 1 रुपया जमा हो जाते। भ्रष्टाचार को नहीं, कोई काट कौन सके बीच में। हाँ, कोई कौन काट सके। तो यह एक बड़ी बात करी है कि नहीं तो पहला भ्रष्टाचार की चर्चा होती, पूरा पीछो बांगे खाता में जातो को नहीं। तो जनधन, उज्ज्वला की आप बार चर्चा करी कि क्या मातावा बहना पूरे देश में धुएं से परेशान होती थी। आज गांव में आवाज लागे गैस ले लो, गैस ले लो। कोई छोटे से छोटी झोंपड़ी में थाने गैस को सिलेंडर मिल जा लो, यानी सुविधा चाहिए। नहीं तो वो लग्जरी मानता पहला शहर के अंदर कि अमीर आदमी के नहीं गैस हो सके। आवास पहला सुनता ही, लेकिन देश में लगभग 4 करोड़ लोगों के बढ़िया व्यवस्थित आवास प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से बनया। तो जनधन, उज्ज्वला, यहीं इलाज की सुविधा, मतलब 5 लाख 10 लाख तक तो निःशुल्क इलाज। और अब तो प्रधानमंत्री जी कह दियो कि कोई भी उम्र को, पहला कहता भाई 70 साल से ऊपर का आदमी लाभ कौन मिला, तो बुजुर्गों के लिए भी कर दियो निःशुल्क दवाएं से लेके, इलाज से लेके, आज कैंसर से लेके और अच्छी बड़ी बड़ी सर्जरियां भी हुए थे। तो आयुष्मान, जनधन, उज्ज्वला, आवास, आयुष्मान, ये तो मान लो कविता ही लिखी जा सके यहाँ पर तो। और बैंक के अलावा जो की बड़ी बातें करी कि देश ने आत्मनिर्भर बनाने की बात आप करी कि जो को हमारो लोकल उत्पाद है वहाँ प्रमोशन करवा। एक खास बात यह है कि महिला और नौजवान, मोदी जी की जक्की नीतियां जुड़ेड़ी है। 11 साल में जो काम करो, महिला, युवा, गरीब और किसान यहाँ से संबंधित है। अब जहाँ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, या कोई नहीं लगे थे कि खाली पैसा दिया खाता में जमा हो गया। यह दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, दुनिया के अंदर कभी को नहीं अंडई है। तो यहीं नौजवानों के लिए मुद्रा योजना के जरिए लाखों करोड़ा नौजवानों ने लोन मिलवो, सस्तो लोन मिलनो और बने आन चीज के लिए प्रोत्साहित करनो। स्किल इंडिया, लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री जी को मानवो है कि भाई हाथा में ताकत है और दुनिया को सबसे मानव संसाधन है। तो बने प्रशिक्षित करवा की जरूरत है, टैलेंट है, प्रतिभा है, तो वहाँ के लिए स्किल इंडिया। तो ए तरीके की अनेका योजनाएं है। महिलाओं के लिए अलग है कि बन अलग अलग तरीके से सस्ती भी मिले है, बन लोन की रेट भी कम हुए है। तो कोई तबको छोड़ो ही को नहीं कि जने प्रधानमंत्री जी टच को नहीं करे हुए।
तो पूरे 11 वर्षों के अंदर अबार थोड़ी देर पहले आपने चर्चा के अंदर ऑपरेशन सिंदूर को जिक्र आयो, तो मैंने जो सबसे ज्यादा बड़ी अपील करी कोई चीज वह याद छी कि मैं पहला दुनिया से हथियार मंगावे था, बहुत बड़ी धनराशि खर्च करता, हथियार मंगाता, और मैं निर्भर था दुनिया पर, लड़ाई भी कोई लड़नी हुआ तो मैंने कोई हथियार अबार भी लेवा था पर बहुत लिमिटेड। हाँ। ताजुब की बात यह है कि अब ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना तुर्की का ड्रोन ने गिराया। हाँ। तो वह कोई विदेशी हथियार कौन सा, हमारे सेना के वैज्ञानिक हमारे सेना का जगह लोग आविष्कार करे लाइट फील्ड गन, बाशुबा का ड्रोन गिरा दिया। कई बात तो वह भारत का बनेड़ा स्वदेशी जे की बात चाली आत्मनिर्भर की स्वदेशी की। तो या मान लो कि सुई शू लेके और लाइट फील्ड गन तक ये भारत की सेना आज बनावे छे और भारत का लोग बनावे छे। तो मन लगे 11 वर्षों के अंदर देश में बहुत चीज़ें बदली। और मैं हमारी बात खत्म करूं जेकी बात मैंने लाइट फील्ड गन मैंने अपील करे छे। और मैं एक बार 2-3 बार आज नाम विदेश गयो तो मैं ऊँडा के भारत वाला ने पूछो रह बाड़ा मिलबन आई छे, तो मैं पूछो भाई देश में तो बदल गयो मान दिक्कत है भाई, रोड़ा बन रही है, हवाई जहाज की चाल रहा है, सामान्य व्यक्ति भी हवाई जहाज में यात्रा करे छे, ट्रेना चाल गई और किसाना ने मिल गयो, महिलाओं ने जीवन बदलो, विदेशा में रह बड़ा भारतीयों को कहीं बदलो। तो भाई एक लाइन में जवाब दियो कि माकंड पासपोर्ट की कदर होगी, भारत के पासपोर्ट की कदर होगी। तो मने लागे छे कि प्रधानमंत्री जी कोई फील्ड छोड़े ही को नहीं, आप चर्चा करा तो मन लागे कई महीना ही लाग जाला। हाँ। मतलब बात छोटी है लेकिन कत्ती गहरी है कि पासपोर्ट की कदर होगी। पासपोर्ट की कदर होगी मतलब हाँ। कि विदेशों में भारत, भारतीयता और भारतीयों का जो सम्मान बढ़ा है, हाँ। एक आपका जो पासपोर्ट है उसकी जो कदर की जो बात आ रही है कि भाई उसका वजन जो बढ़ा है, एक प्रकार से ये देखा जाता है। अलग अलग देशों में जो हमने देखा कि यदि तनाव की स्थितियां हुई तो भी भारतवासियों को वहां से बहुत आसानी से, न केवल भारतवासियों को निकाला गया, अपितु विश्व के कई देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से चर्चा करके और अपने वहाँ के नागरिकों को निकालने के लिए भी उनसे आग्रह किया। सतीश जी थे बार बात करिए जी हिसाब से कि ऑपरेशन सिंदूर की बात हुई, मैं मोदी जी की जीवनी पढ़ रही हो तो भी मैं बात आई 1992 में जब बीजेपी का अध्यक्ष था मुरली मनोहर जी जोशी और एकता यात्रा काटिया वे बैठे श्रीनगर में लाल चौक में तिरंगो झंडो फहरा, वो बड़ी बात हो वो करे जी, आतंकवादी धमकी दे जा। और पी टेम पर को वहाँ को भाषण भी एक बतावी बहुत जोरदार की कुण की माँ दूध पाई है कि 18 तिरंगो फहरा दे, फिर मोदी जी गया और गोलियां चाली। और फिर अब देखा कि कोई भी दुश्मन देश, चाहे जो कोई सो देश वे दुश्मन है ना, चाहे चीन वे चाहे पाकिस्तान वे, और बे क्यों हिमाकत करी, तो अब बोली सो जवाब दे वाली बात कौन लागे। पहली तो मैं सुनता, मैं जब टीवी में देखता क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और बार बार में शब्द आतो, अब तो सीधो काम हो जाए कहीं लागे। तो अब मोदी जी में जो से का स्वभाव में कोई खास बात है जो शुरू में एकता यात्रा के टाइम पर भी मैं भाषण देखा और अब जो काम करी थी तो कहीं तालमेल लागे बम। देखो मन यह लगे छे कि एक तो मोदी जी जिद्दी और जुनूनी आदमी छे कि भाई कोई चीज ठान ले छे ने तो पक्की करे छे। आपने ध्यान हुए तो एक बार चर्चा में भी आवे छे कि भाई अमेरिका वाला मोदी जी ने वीजो कौन दियो जो, और बाद में कत्ती बार दियो और कत्ती बार अमेरिका बुलायो, और यह हिम्मत मोदी जी करी कि डोनाल्ड ट्रंप यदि धमकी दी कि टैरिफ कम कौन करा तो भी मोदी जी को कोई बात को नहीं, हिंदुस्तान यहाँ झेल लो और आत्मनिर्भर बन के जवाब देव लो। दूसरो कश्मीर में जो को आप बतायो कि 1992 की भाई यात्रा का संयोजक था एकता यात्रा का, और कश्मीर में तो यो चैलेंज हो चुनौती थी कि भाई अंडार कोई फहराओ गया फहरायो। पर अमन आप पिछले दिना की जो 11 साल की यदि तस्वीर देखो ला तो मोदी जी के हाथ में कश्मीर में तिरंगो हाथ में दिक्कत है हमेशा। आज सोच लिया। हाँ या तो चाहे भाई यहाँ तो देखा आप हिंदुस्तानी कहे छे जय हिंद, पर आज आपका जो यशस्वी अपना प्रधानमंत्री है मोदी जी की योजनाओं से जो हिंदुस्तान तरक्की करियो छे दिन दूनी रात चौगनी, तो पूरी दुनिया कह रही है जय हिंद। सर अगर महिलाओं की बात करें, एक महिला होने के नाते और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हर क्षेत्र में। गर्भवती स्त्री से जब तक शिशु का जन्म नहीं होता, बालिका का जन्म हुआ, बड़ी स्कूल में आई, कॉलेज में आई, शादी हुई और उसके बाद की जो भी योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, कई तरह की योजनाएं मोदी सरकार केंद्र सरकार की तरफ से चली हैं। भविष्य में चाहे हम कोई सा भी फील्ड कहें, महिलाओं की भागीदारी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो मैं तो कई बार मजाक में कहता हूं कि हमारे कई बार ये चर्चा होती थी
कि महिलाओं का संगठन होना चाहिए, उनके हितों की रक्षा होनी चाहिए। हाँ। मैं कई बार मजाक में कहता हूँ आने वाले समय में पुरुषों के संगठन बनेंगे कि पुरुषों के हितों की रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में सामान्य बात नहीं थी, मोदी जी ने किया जी। मैं एक योजना का जिक्र करके अपनी बात को खत्म करूंगा कि हमारे यहाँ मोदी जी ने जो आपने कहा, तो बच्ची के पैदा होते ही पोषण से लेके, यानी गर्भवती जब गर्भ में है बच्ची, तब उसके पोषण से लेके और उसके संरक्षण से लेके, पढ़ाई से लेके, नौकरी से लेके और हर जगह, और राजनीति में 33%। जी। तो ऐसी कई अभिनव योजना, लेकिन एक योजना का मैं साक्षी हूँ जो मैं उसको शिद्दत से पसंद करता हूँ और उसको लागू किया जी। वो है सुकन्या समृद्धि योजना। 0 से 14 साल की बच्ची का डाकघर में बैंक में खाता खुलता है 250 रुपये से, और बच्ची जब 18 साल की बालिग होती है तो उसको एक पढ़ाई के लिए पैसा, 21 साल की होती है तो शादी के लिए एक अच्छा अमाउंट उसको मिलता है। मैंने अपने जन्मदिन से शुरुआत करी और आज मुझे खुशी है कि मैं लगभग 1 लाख के करीब ऐसी बच्चियों का पूरे प्रदेश भर में सुकन्या के खाते हमने खोले, और अभी भी मैंने संकल्प किया कि इसको मैं जीवन भर इसको मैं निरंतर रखूंगा। और अभी 24 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन आता है, तो मैं अपने जितने मित्र हैं, परिवार के लोग हैं, जो भी समर्थक, शुभचिंतक, उनको कहा है कि इस योजना को अच्छे तरीके से हम लोग लागू करें। मैंने आदिवासी बच्चियों से शुरुआत करी थी नवरात्रि पे, और उसके बाद धीरे धीरे वो चीज़ें जुड़ती चली गई। आज लगभग 1 लाख बच्चियों का हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं के जरिए, और उसको हम निरंतर लागू रखेंगे। लोगों को पता नहीं है इसकी चीज़ की जानकारी, लेकिन बहुत ही अद्भुत योजना है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसमें बालिकाओं के संबल के लिए और प्रधानमंत्री जी ने अद्भुत काम किए। निश्चित रूप से बालिकाओं के संबल के लिए अद्भुत काम किया है। और जो बात हुई अभी महिलाओं के स्वास्थ्य की, तो महिलाओं को परिवार की धुरी कहा जाता है। महिला यदि स्वस्थ है तो परिवार स्वस्थ रहेगा, और परिवार स्वस्थ है तो समाज स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ है तो देश स्वस्थ रहेगा, और देश स्वस्थ है तो देश निश्चित रूप से समृद्ध भी रहेगा। तो समृद्धि की जो राह है वो जाती है स्वास्थ्य से, और स्वास्थ्य में भी खासतौर पर महिलाओं के स्वास्थ्य से। और जैसा बताया डॉक्टर सतीश पूनिया जी ने कि इन्होंने भी ये नवाचार किया अपने जन्म दिवस पर। सुकन्या समृद्धि योजना के जो खाते, बेटियों के खाते खुलवाने का काम प्रारंभ हुआ, 1 लाख से अधिक की जो है वो संख्या हो गई, और लगातार कार्यकर्ताओं के साथ ये विषय चलता जा रहा है। आप चूंकि राजस्थान में भी आपने वर्षों तक काम किया ही है, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, और पार्टी के काम से तो देश भर में जाना आना होता रहा होगा, लेकिन अब विशेष प्रकार से जो जिम्मेदारी हरियाणा में है प्रदेश प्रभारी की, तो क्या कुछ अंतर लगता है वहाँ की राजनीति में, यहाँ की राजनीति में? देखिए, छोटा प्रदेश है, राजस्थान बहुत बड़ा है भौगोलिक रूप से, थोड़ी सांस्कृतिक विविधता भी है, वहाँ संपन्नता है, छोटा प्रदेश है, और वैसे भी एनसीआर दिल्ली के नज़दीक है, तो उसके तो थोड़ी जो राजनीतिक जागरूकता है हमारे यहाँ के मुकाबले ज़्यादा है, वोटर्स में भी और नेताओं में भी। लेकिन अच्छी बात यह कि जो पार्टी या संगठन के विचार को हम लेके चलते हैं, तो राजस्थान में तो बहुत पहले से हम स्थापित हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, वहाँ स्थापित होने की प्रक्रिया में है। पर अच्छी बात है कि हरियाणा ने गियर अप किया है, अपनी मतलब तेजी लाए। तो हरियाणा भी देश के लिए, हरियाणा पार्टी के लिए एक अच्छा संभावना रखने वाला प्रदेश है। मुझे जब शुरू में जिम्मेवारी मिली थी तो मेरे लिए चुनौती थी, क्योंकि तीसरी बार सरकार वहाँ आए, तो शुरुआत में तो मुझे चुनौती लगी, बाद में आनंद आने लगा। तो राजनीतिक रूप से काफ़ी जागरूकता है जो मैंने महसूस की, बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफें नहीं आई, और अब तो आनंद आता है। वो कहे छे भाई यहाँ थोड़ा सा स्वार्थी हो जाएंगे। जय जय राजस्थान, जो अलबेलो राजस्थान है ना सर, उनका आगे तो सब नीचे ही है फिर। वो तो स्वाभाविक है, राजस्थान तो वो धरती है जहाँ जीवन उत्सव है। हाँ। ये तो देवताओं की धरती है, इसलिए राजस्थान जैसा तो कोई नहीं है। हाँ हाँ, ये देखो, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ये जो बात है, अभियान जो चला है अभी। हाँ बिल्कुल।
इसकी बात है। और इसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी नई नई योजनाएं जिस प्रकार से वे लेकर आए हैं, और उन योजनाओं का आधार जो है वो महिलाओं को रखा गया है। जिस और पोषण पखवाड़ों भी तो पोषण चालू पखवाड़ा चल रहा है, तो उस पर तो निश्चित रूप से, और खासतौर पर बालिकाओं को लेकर जो सर्वे होते हैं, बहुत सारे सर्वे पहले हम देखा करते थे कि एनीमिया की दिक्कत होती थी, और फिर अब तो सरकार ने जो है वो जन्म से लेके और फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नहीं होवे भी तो यहाँ है। आप घर में देख लो, पहली कहीं करे छे औरतां की पहली सबको खिला दे, सबको पिला दे, फिर आपकी सोचे छे कि जो भी बच्चों कुछ हो फिर खा लियो। तो अब जो पोषण सप्ताह की बात है, उनके माध्यम से भी हम जो जगह जगह योजनाएं चल रही हैं, उनके माध्यम से बताया जा रहा है महिलाओं को कि नहीं, पहले खुद का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे तो परिवार को, समाज को और देश को स्वस्थ रख सकेंगे। तो क्या कुछ पोषण सप्ताह, ये जो हमारा चल रहा है पोषण वाली बात जो हमारी चल रही है, उसमें क्या कुछ नया हो रहा है जो अधूरा है और उन्हें बताने की जरूरत है? देखिए, एक तो अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने इस पर फोकस किया कि भाई आधी आबादी महिलाओं की है, और समाज में किसी भी रूप में महिला की, वो चाहे माँ है, बहन है, बेटी है, पत्नी है, एक सामान्य परिवार में ये भूमिकाएं होती हैं। तो प्रधानमंत्री जी चिंता करते हैं गर्भ में भी जो बच्चा पल रहा है वो स्वस्थ पैदा हो। तो मातृवंदन अभियान, मातृवंदना के जरिए उनको, फिर उसके बाद वैक्सीनेशन, जो केवल खाना पूर्ति होता था उसको आदत बनाया कि बच्चों को किसी भी बीमारी से, और मुझे लगता है कि जो पिछले दिनों अभियान चले, भारत लगभग पोलियो मुक्त होने की स्थिति में है, नहीं किसी समय तो बच्चे विकृत ही पैदा होते थे। उसके बाद उनका खान पान ठीक हो, पोषण उनका अच्छा हो, तो उसके लिए हमारे यहाँ झुंझुनू से शुरुआत हुई, और एक चर्चा आपकी आई बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। कोई सोचता नहीं था कि जो हमारे लिंग भेद है, जो उसका अनुपात जो है, लिंगानुपात इतना एक समय तो बड़ा चुनौतीपूर्ण था। हरियाणा से ही शुरुआत करी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कि आज खुशी इस बात की है कि 1000 पुरुषों पे 1020 बच्चियां हैं, यानी जो कहा वो किया। तो कुल मिलाकर महिला परक जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि कोई स्वस्थ नारी सशक्त भारत, शिक्षित नारी सशक्त संपन्न भारत, यानी इन सब पहलुओं पर उन्होंने ध्यान देते हुए, और पोषण वाला तो इसलिए अद्भुत है कि जागरूकता के लिए इस चीज़ की कमी थी, खास तौर पर जैसे स्कूल्स में बच्चियां जाती हैं तो उनके हाइजीन के बारे में चिंता नहीं होती थी। तो जो स्वास्थ्य शिविर हैं बच्चियों को, एक बड़ा संकोच होता था सैनिटरी नैपकिन्स के लिए, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री चिंतित हैं। आज एक अभियान बनाया जिसमें सामाजिक संस्थाएं भी इन्वॉल्व हो गई, यानी उनका केंद्र बिंदु बालिका, महिला, नारी, इसी के इर्द गिर्द है। तो मुझे लगता है कि अभी का जो अभियान है, जो पोषण अभियान है, वो अद्भुत है, और उसमें मुझे लगता है कि समाज और शासन दोनों की भागीदारी जरूरी है। આપણો કાર્યક્રમ जो है वो विराम की तरफ से, तो मैं चाहूँगा कि આપણા દર્શકોને राजस्थान की खुशहाली आटे, खास तौर पर नवरात्रा चाल रहा है, तो कई संदेश देवो चावला थे? देखियो, मैं सब लोगों ने नवरात्रि की शुभकामना भी दूँ छूँ, और माता रानी की कृपा सब पर बने रहा। आप तो अंडे जीण माता शू लेके त्रिपुरा सुंदरी तक, और शीला माता से लेके जम्बुआई माता तक सबकी पूजा अर्चना कराई छा। तो माको तो यो ख्याबो है माता रानी तो सबने कृपा बरसाई, शक्ति भी दे। पर जो बातें बार हमारी चर्चा हुई अलबेलो राजस्थान में, सबसे पहली जरूरत है सफाई की। प्रधानमंत्री जी कहो देश ने साफ रखो, घर ने साफ रखो, मोहल्ला पड़ोस ने साफ रखो, स्वच्छता की। दूसरी बात अब बार चर्चा हुई महिलाओं के संरक्षण की। तो बाकी पैदा होने से लेके बाकी जीवन के आखिरी क्षण तक कोई न कोई तरीके से बान सुरक्षा सम्मान मिले, यहाँ की चिंता पूरे समाज ने करनी चाहिए। महिलाओं के प्रति अपराध में कमी आवे, यहाँ की चिंता करनी चाहिए। बांगो शिक्षण अच्छो हो, यहाँ की चिंता करनी चाहिए। और ख़ास तौर पर दूसरा जगह तबका है नौजवान और किसान। तो सरकारा तो काम करी, लेकिन नौजवानों से चाहूँगा कि समाज में सद्भावना समरसता बनी रहे। तो पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक सरोकारा से भी वे लोग जुड़ के, और बाको जो राजस्थान है झंडा खयो जा से जीवन जहाँ उत्सव है वो राजस्थान, वेयर लाइफ इज सेलिब्रेशन। राजस्थान वेयर लाइफ इज सेलिब्रेशन, जीवन जहाँ उत्सव है वो राजस्थान है। तो रंग रंगीलो और अलबेलो राजस्थान यहाँ को खुशहाल बनने को काम केवल सरकार नहीं समाज भी साथ साथ करे। सतीश जी थे स्टूडियो में आया, अतरो घणो टेम काढ़िया, अतरी नई नई योजना की भी बात किया, तो थाने बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से मैं कह सका कि रंग रंगीलो तेज पुंज है म्हारो राजस्थान, भक्ति शक्ति को अद्भुत संगम अलबेलो राजस्थान।